हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। गरदड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। गरदड़ा परियोजना कहाँ स्थित है, फिर गरदड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? उदयपुर में, झुंझुनू में, नागौर में या बूंदी में? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी में। गरदड़ा सभ्यता कहाँ से स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान होना चाहिए, छाजा नदी के किनारे स्थित है। छाजा नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। उसके साथ साथ में यहाँ पर देश की सबसे पहली रॉक पेंटिंग मिली है। यहाँ पे सबसे पहली रॉक पेंटिंग मिली है जिसको शैल चित्र बोला जाता है। रॉक पेंटिंग मिली है जिसको क्या बोला जाता है? शैल चित्र। शैल चित्र मिला है। ये देश का पहला शैल चित्र है जो इस सभ्यता के अंतर्गत मिला है। तो गरदड़ा सभ्यता वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि रॉक पेंटिंग, देश की सबसे फर्स्ट रॉक पेंटिंग या शैल चित्र कौन सी सभ्यता से मिला है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, गरदड़ा सभ्यता से। कौन सी नदी किनारे है? छाजा नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। और कौन से जिले में? तो बूंदी है। ये सारे फैक्ट अच्छे से नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सुइया मेला कहाँ बढ़ता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह 4 वर्षों में एक बार बढ़ता है। 4 वर्ष में एक बार बढ़ता है, इस वजह से इसको अर्ध कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मेले को? अर्ध कुंभ का मेला कहा जाता है। और ये कहाँ पे बढ़ता है ये बताइए। सुइया मेला कहाँ बढ़ता है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या बीकानेर में? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर में बढ़ता है। यह है बाड़मेर जिले में बढ़ता है और चौहटन नामक जगह पे बढ़ता है। चौहटन, चौहटन बाड़मेर में यह सुइया मेला बढ़ता है। चौहटन बाड़मेर में ये सुइया मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? तो आपको ध्यान चाहिए, पोष माह में बढ़ता है। पोष माह में बढ़ता है। और कब बढ़ता है पोष माह में भी? सोमवती अमावस को। पोष माह में भी अमावस्या को बढ़ता है, वो भी सोमवार की जो अमावस होती है उसको सोमवती अमावस कहा जाता है, तब बढ़ता है। और कब बढ़ता है? 4 वर्ष में एक बार, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? अर्ध कुंभ की मान्यता भी प्राप्त है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सुइया मेला चौहटन बाड़मेर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, चेतक का चबूतरा कहाँ बना हुआ है? स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। चेतक का चबूतरा और महाराणा प्रताप की छतरी, दोनों ही क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही आंसर बताइए, चेतक का चबूतरा कहाँ है? उदयपुर में, सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में? तो इसका सही आंसर होगा चेतक का चबूतरा कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर है राजसमंद के अंदर। कहाँ स्थित है चेतक का चबूतरा? हल्दी घाटी बलीचा गांव के पास। हल्दी घाटी में बलीचा गांव के पास में, बलीचा गांव के पास में राजसमंद में यह है चेतक का चबूतरा या चेतक की छतरी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। और चेतक कौन था? तो ये तो आपको ध्यान में होगा ही होगा। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस खान में होता है? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये खान व खनिज से संबंधित एक क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस खान में होता है राजस्थान में? अंजनी उदयपुर, सलूम्बर उदयपुर, जावर उदयपुर या डेगाना नागौर? तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट पहले बता देता हूँ आपको कि जो चांदी है वो सह उत्पाद के रूप में, मतलब साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में कहाँ पे उत्पन्न होती, किस चीज के साथ में उत्पन्न होती है? तो आपको ध्यान चाहिए सीसा और जस्ते के साथ। किस चीज के साथ? सीसा और जस्ते के साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में उत्पन्न होती है। तो आप ये खुद समझ सकते हैं कि सीसा और जस्ता की जो सबसे बड़ी खान होगी उसी के साथ में चांदी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जावर उदयपुर। इसका सही आंसर होगा जावर उदयपुर के अंदर सीसा व जस्ता की खान है सबसे बड़ी, और वहीं पे चांदी का भी सर्वाधिक उत्पादन होगा। स्टार लगा लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। और चांदी का उत्पादन कब हुआ था? तो मेवाड़ के जो राणा थे, कौन थे? राणा लाखा। राणा लाखा जिन्होंने अपने पुत्र की आई हुई पुत्र के लिए आए हुए रिश्ते से स्वयं शादी कर ली थी, राणा लाखा। उनके हंसाबाई के साथ में जो विवाह किया था उनके समय में मेवाड़ के अंदर चांदी का उत्पादन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शासक के शासनकाल में? तो आपको ध्यान चाहिए राणा लाखा के शासनकाल में। लाखा, राणा राणा लाखा के शासनकाल में चांदी का उत्पादन हुआ था। कहाँ पे? जावर उदयपुर। सबसे बड़ी खान कौन सी है? सर्वाधिक चांदी कहाँ से उत्पन्न हुई थी?
तो ये आपको देना चाहिए जावर उदयपुर। और शीशे जस्ते में भी प्रथम स्थान जावर उदयपुर। ये सारे फैक्ट अच्छे से नोट कीजिएगा। और हंसाबाई से विवाह किया था राणा लाखा ने। अपने पुत्र चूड़ा, इनके लिए, इनका पुत्र का नाम था चूड़ा, चूड़ा के लिए रिश्ता आया था, लेकिन राणा लाखा ने विवाह कर लिया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इनका पुत्र कौन था? राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र मोक्कल। ये भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब अपन, हाँ ये क्वेश्चन एक रह गया, हेला ख्याल प्रसिद्ध है जयपुर, नागौर, दौसा या अलवर? तो इसका सही आंसर होगा हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है। ये भी बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हेला ख्याल लालसोट दौसा, लालसोट दौसा की प्रसिद्ध है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार है सयार हेला, सयार हेला। ये कुछ फैक्ट होते हैं लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ज्यादा इसमें डिटेल में अगर चर्चा नहीं भी करेंगे तो सीधा क्वेश्चन यही बनता है। तो हेला ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? लालसोट दौसा की प्रसिद्ध कलाकार। ये 2-3 नाम पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान चाहिए, श्यार खेला, लालसोट दौसा। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पशु परिचर में आपको साइंस के क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेंगे। नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेफ्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? यकृत का, गुर्दे का, हृदय का या मांसपेशियों का? तो इसका सही आंसर होगा गुर्दे का। गुर्दे का मतलब है किडनी से, किडनी, किडनी को, किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। किडनी या वक्र, वक्र का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्योंकि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई मतलब का सबसे जो छोटी चीज होती है, किसी भी पार्ट की सबसे छोटी चीज, किसी भी मतलब अंग की सबसे छोटा अंग या फिर छोटी कोशिका, जिसके माध्यम से पूरा जो अंग है जिसका निर्माण होने का कार्य हुआ है, वो उसकी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। जैसे पूरे घर के निर्माण में सबसे छोटी चीज क्या है? एक ईंट। एक ईंट के टुकड़े से, एक ईंट से होते हुए तो पूरा घर का निर्माण होता है, तो घर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई ईंट हो गया। वैसे ही गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होगी? नेफ्रॉन होगी। और उसी नेफ्रॉन से पूरा किडनी का निर्माण हो रहा है, इस वजह से इसको नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आप ये भी बता सकते हैं कि मनुष्य शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या हो गई? कोशिका हो गई। क्यों? क्योंकि कोशिकाओं के समूह से ही मनुष्य का निर्माण हो रहा है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में होने चाहिए और अच्छे से समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कई बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आएगा और कईयों को ध्यान में नहीं होगा कि क्लोरोफिल में भी धातु पाई जाती है क्या। तो इसका सही आंसर बताइए, लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या जस्ता? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल के अंदर Mg मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस, मतलब स्वयंपोषी, स्वयंपोषी पेड़ पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। स्वयंपोषी जीवों के द्वारा भी अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो इसका अंतिम उत्पाद, लास्ट में प्रोडक्ट की में क्या क्या मिलता है अपने को? कार्बोहाइड्रेट, जल, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सेंस होगा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लास्ट उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट और सह उत्पाद के रूप में इसमें सह उत्पाद के रूप में इसमें क्या मिलती है? एक तो ऑक्सीजन गैस मिलती है और एक जल मिलता है। सह उत्पाद के रूप में इसमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जो कि अपन यूज करते हैं और एक जल मिलता है। और मेन प्रोडक्ट क्या मिलता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट, जिसे ग्लूकोज के नाम से भी जाना जाता है। ग्लूकोज के लिए सूत्र है C6H12O6। ये भी अच्छे से याद कीजिएगा। यही मुख्य उत्पाद के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, सभी को ध्यान में होगा। इसका सही से बताइएगा, 206, 300, 500 या 250? इसका सही होगा 206। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। बचपन में हड्डियों की संख्या 300 के आसपास या 300 प्लस भी हो सकती है। और जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं मनुष्य के शरीर का अस्थिरीकरण होने लगता है। अस्थिरीकरण होने लगता है मतलब अस्थियां जुड़ने लगती है, जुड़ करके मजबूत और स्थिर ढांचा प्रदान करने का कार्य करती है। इसी को बोलते हैं अस्थिरीकरण। अस्थिरीकरण की क्रिया में हड्डियों की संख्या रह जाती है बाद में 206। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर की हड्डियां 206। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन फल पकाने वाला हार्मोन कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार्ट लगा लीजिए। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, फल पकाने वाला हार्मोन, गैसीय हार्मोन, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन या ऑक्सीन? तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन।
एथिलीन कौन सा हार्मोन है? फल पकाने वाला हार्मोन है, जो कि गैसीय हार्मोन कहलाता है। कैसा हार्मोन कहलाता है? गैसीय हार्मोन। और ये कच्चे फलों को पकाने में सहायता करने वाली गैस होती है एथाइलिन हार्मोन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आई होप जो भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।